नमस्कार बच्चों, ओझा सर क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हमने एक नया प्रैक्टिस सेट का मैंने सीरीज शुरू किया है, स्पेशली व्याकरण के लिए। इसमें इस सीरीज के तहत आज जो हम लोग देखेंगे वो पहला जो होगा वो होगा आपका संधि। इसके बाद इस प्रकार फिर समास, प्रत्यय, इन सभी हम लोग अंगों को देखेंगे व्याकरण के, जो भी आपके सिलेबस के अनुसार, आपके पाठ्यक्रम में जो पढ़ना है उसके अनुसार आज हम लोग इसको देखेंगे। इसमें पहला यदि हम लोग संधि के सीरीज में देखें, मैंने ऊपर लिख भी दिया है, पाठ्यक्रम सिलेबस के अनुसार संस्कृत संधियों पर विशेष अभ्यास। अपेक्षानुसारम स्थूल पदेशु संधि अथवा विच्छेद करणीय। कहता अपेक्षानुसार मतलब अपेक्षा, जहाँ पर अपेक्षा है संधि करने की वहाँ पर संधि करें, जहाँ पर अपेक्षा है आपको विच्छेद करने की तो वहाँ पर आप विच्छेद करें। इस तरह से तो पहला इसमें है पितुर्गृहम। आप सभी को देखिएगा जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, मैं पूरा वाक्य नहीं पढ़ रहा हूँ चूँकि इसमें आपको समय लगेगा काफ़ी। पितुर्गृहम में आप देखें तो यहाँ से आपको ऑप्शन दिया गया है, 3 ऑप्शन है, इसमें से एक सही है जो आपको चुनना है। तो पितुर्गृहम में आप इसका यदि विच्छेद चुनेंगे तो पहला दिया है पितुः जोड़ गृहम, फिर पितुगृहम और पितरगृहम। इसमें जो सही आंसर है वो देखिएगा क हो जाएगा आपका। इसका कारण क्या है कि देखिए कहीं भी ये जो विसर्ग है वो र में बदल गया है। विसर्ग इसमें जो है वो विसर्ग जो है आपका कन्वर्ट हो गया है र हलंत में। यही कारण है कि देखिए पितुः का जो विसर्ग है, चूँकि विसर्ग का नियम भी है कि अ या आ से कहीं भी यदि भिन्न स्वर होता है तो यहाँ देखिए विसर्ग के पहले अ या आ से भिन्न स्वर उ है, ठीक है ना। तो भिन्न स्वर उ है, यही कारण है। और इस विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय वर्ण है, तो यही संधि का नियम भी कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ से कोई भी भिन्न स्वर हो और उसके बाद यदि कोई भी स्वर वर्ण हो या फिर वर्गों का तृतीय चतुर्थ वर्ण हो या पंचम वर्ण हो या फिर य और ल में से कोई हो, तो उस स्थिति में विसर्ग जो है वो र में बदल जाता है। यही कारण है कि देखिए वर्गों का तृतीय वर्ण ग है, क ख ग, यहाँ पर ग आया है और इसलिए ये जो ग है तृतीय वर्ण है, जिसकी वजह से जो विसर्ग है ये विसर्ग आपको र में बदल करके पितुर्गृहम हो गया। देखिए यहाँ पर तो ये जो हो गया है आपको पितुर्गृहम हो गया है। इसको यदि आप दूसरे रूप में देखेंगे तो हो जाएगा पितुः गृहम को आप यदि बनाएंगे तो पितुः प्लस गृहम। तो यहाँ पर देखिएगा ये विसर्ग है ये बदल गया र हलंत में, और जब र हलंत में बदल गया तो फिर क्या हो गया पितुर्गृहम, है ना, ये बन गया पितुर्गृहम। और जब आपने जब पूरे को जोड़ दिया तो ये रूप बन जाएगा आपको पितुर्गृहम, ये वाला, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट आप दूसरा देखिए, कहता है कि प्रकृति रेव शरणम। दूसरा इसमें यदि आप उदाहरण को देखें तो ये हो जाएगा प्रकृति एव शरणम। मैंने सभी का आंसर मैंने लास्ट में दिया है, मैं शुरू में इसलिए नहीं दिया ताकि हम लोग डिस्कस कर सकें और समझ सकें एक एक चीज़ों को। यहाँ पर देखिएगा यहाँ भी विसर्ग संधि है, प्रकृति जोड़ एव, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकृति जोड़ एव, ये कैसे हुआ प्रकृति जोड़ एव? इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी देखिए विसर्ग के बाद यहाँ भी वही चीज़ है जो मैंने पहले बताया, विसर्ग जो है वो र में बदल गया। देखिए रेव में जो र लगा है ये इस विसर्ग का कमाल है, ये विसर्ग जो है र हलंत में बदल गया है। र हलंत में क्यों बदला? क्योंकि इस विसर्ग के बाद देखिए ए स्वर आया है। तो मैंने कहा था कि विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर वर्ण हो, है ना, या फिर या अ और विसर्ग के पहले अ या आ से भिन्न स्वर हो, तो यहाँ देखिए विसर्ग से पहले ई स्वर आया है, ई है ना, जो कि अ या आ से भिन्न है ना। और इस स्थिति में विसर्ग के बाद ए स्वर आया है, और यदि कोई वर्गों का तृतीय वर्ण रहता, चतुर्थ वर्ण रहता इत्यादि, तो इस स्थिति में भी ये विसर्ग जो है आपको र में बदलता। और यही कारण है कि ये विसर्ग र में बदलने के बाद प्रकृति रेव बन गया, र हो गया, ठीक है ना। यदि इसको आप यहाँ भी देखें तो उसी तरह से ये भी है प्रकृति जोड़ एव है, ये स्थिति है। तो ये जो विसर्ग जो है ये विसर्ग आपको बदल गया र हलंत में। जब र हलंत में बदल गया तो हो जाएगा आपको प्रकृति हो गया र हलंत, उसके आगे एव है तो हो गया प्रकृति। अब ये जो चूंकि र हलंत है तो ये वाला जो ए है ये आ जाएगा र हलंत में तो हो जाएगा रेव, तो इसलिए रूप बन जाएगा प्रकृति रेव। इस तरह से रूप हो जाएगा आपको प्रकृति रेव, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, वाक जोड़ ईशा वागीशा।
इसका सही आंसर आपको ग हो जाएगा। यहाँ पर जो क है अपने से तृतीय वर्ण में चेंज हो गया है, क ख ग। इसका प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में चेंज होने का कारण क्या है? यदि प्रथम वर्ण के बाद कोई भी यदि स्वर रहता है बाद में, तो उस स्थिति में कहता केवल स्वर ही नहीं बल्कि वर्गों का माने आपका तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण या य र ल व ह में से कोई भी अगर बाद में हो, प्लस के इस तरफ हो, तो उस स्थिति में जो प्रथम वर्ण है क, ये किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण वो अपने से तृतीय वर्ण में चेंज हो जाता है। यही कारण है कि क जो है अपने से तृतीय वर्ण ग में बदल गया है। अच्छा, क हलंत है तो ग हलंत हो गया। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ग हलंत होने के बाद वाला जो ई जो स्वर है, ये ई स्वर ग में आ गया तो हो गया वागीसह। तो ये आपका रूप बन गया वागीशः। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है फोर्थ में, आप चलिए ये तो कहता है कि वाक जोड़ मयम। यहाँ भी देखिएगा बाद में अनुनासिक वर्ण म आया है। ठीक है ना। तो कोई भी अनुनासिक वर्ण कहते हैं हर एक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है, मतलब क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, तो ये सभी जो आप देख रहे हैं सभी हर एक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वो अनुनासिक कहलाता है, मतलब उसका उच्चारण हम नाक की सहायता से करते हैं। तो यहाँ पर पवर का पंचम वर्ण है म, जो कि ये पवर का है, आपको पता होना चाहिए चीज़। तो फिर अब म जो है ये अनुनासिक वर्ण है प का। ठीक है ना। ये प का अनुनासिक वर्ण हो गया म, और इसलिए क जो है ये अपने अनुनासिक में बदल जाएगा। क्योंकि बाद में कोई भी यदि अनुनासिक वर्ण होता है तो ये क भी जो है ये अपने अनुनासिक में बदल जाएगा। तो क का अनुनासिक क्या होता है? तो क का अनुनासिक मतलब क का अपना पंचम वर्ण में, मतलब क ख ग घ अंग, तो ये बदल जाएगा आपको किस में? अंग में बदल जाएगा। क जो है अंगम बदल जाएगा तो हो जाएगा वांगमयम, जो इसका पहला आंसर है ये वांगमयम। ठीक है। वांगमयम मतलब वाक्मयम या वानमयम नहीं होगा। नेक्स्ट पांचवा देखते हैं अनुच्छेदः अधुना पठनीयः। अनुच्छेदः में कहता है कोई भी ह्रस्व स्वर के बाद यदि छ आता है, कोई भी ह्रस्व स्वर के बाद, जैसे कि यहाँ देखिए अनुच्छेदः में, यहाँ आप ध्यान दीजिए अनुच्छेदः में अनु जोड़ छेदः कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो यहाँ पर अनुच्छेदः में देखिएगा ये जो ऊ लगा है ये ह्रस्व स्वर है, अनु में लगा हुआ जो ऊ है ह्रस्व ऊ है, और उसके बाद छेदः आया है तो छ आया है, छेदा का छ है, तो इसलिए बीच में यहाँ पर च का, इसको हालांकि तुक आगम हम लोग कहते हैं, वास्तव में तुक में त बचता, वही त जो है अच्युत होकर के वो च में बदल जाता है, तो रूप ये च का यहाँ आगम हो जाता है। तो च के आगम होने के चलते यहाँ पर बनता है अनुच्छेदः। इसलिए इसको जब विच्छेद करेंगे तो फिर च का यहाँ से लोप हो जाएगा। ठीक है। तो च का यहाँ से लोप हो जाएगा, तो जब हम इसका जब विग्रह करेंगे तो अनुच्छेदः हो जाएगा, मतलब सही आंसर हो जाएगा आपका क, अनुच्छेदः, अनु जोड़ छेदः अनुच्छेदः। ठीक है ना। ये च छेदः ये वाला नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है। इसलिए सही आंसर आपका ये है अनुच्छेदः। यहीं पर ह्रस्व स्वर के बाद फिर च का आगम हो जाएगा तो अनुच्छेदः इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट है छठा जगदीश्वरः। जगदीश्वरः कुत्र नास्ति। तो जगदीश्वरः यहाँ भी देखिए प्रथम वर्ण जो है वो तृतीय वर्ण में चेंज हुआ है, जिसकी चर्चा हम लोग नियम की पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जगत जोड़ ईश्वरः। ये जो त है वो बदल गया है द में। द में क्यों बदल गया? क्योंकि बाद में देखिए स्वर वर्ण है, तो कोई भी प्रथम वर्ण के बाद प्लस के बाद यदि स्वर वर्ण रहता है तो उस स्थिति में प्रथम वर्ण भी जो है वो अपने तृतीय वर्ण में चेंज हो जाता है। तो त का तृतीय वर्ण हो गया त थ द, ये द में बदल गया। अच्छा कि त आधा है तो द भी आधा हो गया, और बाद वाला जो दीर्घ इकारांत है ये ईश्वर के साथ जुड़ गया तो पूरा रूप बन गया जगदीश्वरः। सबको जोड़ेंगे तो बन जाएगा जगदीश्वरः। ये भी आपका हलंत संधि का उदाहरण है। हलंत संधि में आप देखिएगा जो प्लस का पहले वाला जो वर्ण होता है उस सब में हलंत लगा हुआ रहता है। इसी हलंत को हम लोग आपको ये क्या कहते हैं व्यंजन संधि भी कहते हैं। व्यंजन और हलंत दोनों एक ही संधि है। कई बच्चे इस चीज़ को शायद नहीं जानते हैं तो वो जान लें, बाकी जो जानते हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो जगदीश्वरः इस तरह से आपका रूप बनता है, क्योंकि बाद में दीर्घिकारांत है तो ये भी दीर्घिकारांत में बदल गया तो जगदीश्वरः हो गया। अब चलिए ये फिर 7 नंबर में, 7 देखिए जीवने सदाचारः पालनीयः। सदाचारः पालनीयः कहते जीवन में सदाचार का पालन करना चाहिए, पालनीय।
तो सदाचार में सत्य जोड़ आचार, इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। कैसे होगा जरा इससे भी हम लोग देख लें। कहता है देखिए यहाँ भी देखिए वही चीज़ है जो हमने इससे पहले देखा है, प्रथम वर्ण अपने तृतीय वर्ण में चेंज हो गया है। सदाचार में आप देखेंगे ध्यान दे करके, तो ये जो आप देख रहे हैं सदाचार में ये सत्य जोड़ आचार, ये प्रथम वर्ण के बाद स्वर वर्ण आचार का आया है, ठीक है ना, आया है। तो इसलिए प्रथम वर्ण बदल गया किसमें, अपने से तृतीय वर्ण त था द में, द हलंत में, तो हो गया द हलंत और आगे का आ है तो हो गया सदाचार। जैसे कि ऊपर वाला बना था जगदीश्वर में, बाद में स्वर होने के चलते प्रथम वर्ण जो है अपने से तृतीय वर्ण में चेंज होकर के सत्य जोड़ आचार तो द में बदल गया, तो हो गया सदाचार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पहला क। 8 में देखिए समजोड़ चरणम, ये है समजोड़ चरणम। यहाँ पर देखिएगा पर रूप संधि इसको हम लोग कहते हैं, पर रूप संधि है। यहाँ पर बाद में च आया है, तो ये जो अनुनासिक वर्ण होता है, यदि प्लस के पहले प्रथम वर्ण के जो अंतिम वाला जो वर्ण है यदि वो अनुस्वार वर्ण है या म हलंत, चूँकि म हलंत ही अनुस्वार है, मनुस्वार सूत्र से जो है म जो है अनुस्वार में चेंज हो जाता है, तो अनुस्वार और म एक ही होता है, लेकिन वो संधि के नियम के अनुसार वो कहीं अनुस्वार हो जाता है और कहीं म हलंत हो जाता है। तो यहाँ पर यदि म हलंत है, अनुनासिक वर्ण है और बाद में कोई व्यंजन वर्ण है, तो उसके पंचम वर्ण में ये जो म है ये आपको बदल जाता है। तो यहाँ पर च के अनुसार म बदलेगा, तो च का अनुनासिक वर्ण क्या होता है, च का अनुनासिक होता है च छ ज झ य, पंचम वर्ण य होता है। तो यहाँ पर देखिए यही जो है संग में य में आ गया, ये जो आप य देख रहे हैं ये च का वही म जो है अपने य में बदल गया। बही जोड़ अंतः जोड़ जगती, ये देखिए क, इसका भी सही आंसर क है। कहता बही जोड़ अंतः जोड़ जगती, यहाँ देखिए विसर्ग के पहले अ या आ से भिन्न स्वर ई आया है, ठीक है, बाद में स्वर वर्ण है इसलिए हो गया बहिर। यहाँ ऊपर देखिए बहिर जो बना, इसके बाद फिर यहाँ देखिए यहाँ भी जो प्लस का चिन्ह है, इस विसर्ग से पहले यहाँ पर अ आया है, ठीक है ना, अ है और इसके बाद जो तृतीय वर्ण आया है, तो उस स्थिति में भी आपको क्या हो गया, ये जो विसर्ग है वो भी फिर र में बदल गया और र में बदल के बन गया बहिर अंतर जगती, बहिरंतर जगती हो गया। तो कारण यहाँ पर यह है कि ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर विसर्ग जब बदलता है र हलंत में और इसके बाद चूँकि अस्वर आया है तो इसलिए र पूरा होकर के बहिर र पूरा हो गया। अब फिर आधा न है, फिर आधा त है जो न त, इसका अंत का जो न त लगा है, अब फिर जो विसर्ग है फिर ये भी विसर्ग बदल गया र हलंत में, यही विसर्ग जो वो र हलंत में बदल गया। और र हलंत बदलने के बाद फिर चूँकि ज है तो ज तो कोई स्वर वर्ण नहीं है, ज जो है वो तो कोई स्वर वर्ण नहीं है, यही कारण है कि ये जो र हलंत है वो ज के ऊपर रेफ में बदल गया तो बन गया अंतर जगती, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखिएगा विसर्ग जो है वो र में बदल गया है विसर्ग संधि के अंतर्गत, ठीक है। चलिए हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है 10वीं प्रथम अध्याय। यहाँ भी देखिए उत्तु संधि को हम लोग कहते हैं, उत्तु संधि मतलब ऊ को ओ हो जाना, विसर्ग को ऊ होना और फिर ऊ जो है ओ में बदल जाता है, मतलब गुण हो जाता है। तो ये इसका नियम है, कहता है कि विसर्ग जो है विसर्ग के दोनों तरफ, कहता है ये विसर्ग है और इस विसर्ग के दोनों तरफ इधर अ हो या इधर भी अ हो, ठीक है ना, या फिर वर्गों का जो है आपका माने आपका तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण या य र ल ह में से कोई एक वर्ण हो, तो उस स्थिति में जो है ये जो विसर्ग है इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ओ में बदल जाता है और ये बाद वाला जो अ है ये अवग्रह के चिन्ह में बदल जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा प्रथमो अध्याय, इस नियम के अनुसार देखिएगा तो हो जाएगा आपको ख आंसर हो जाएगा प्रथमो अध्याय। ये देखिए विसर्ग जो है ओ में बदल गया, यहाँ पर विसर्ग ओ में बदल गया, अब बाद वाला अध्याय जो है ये एस की तरह अवग्रह के चिन्ह में बदल करके अध्याय हो गया। फिर जब इसको तोड़ेंगे तो प्रथम ओ टूट करके विसर्ग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा और फिर अध्याय का जो एस की तरह जो दिखने वाला जो है यहाँ पर अध्याय का जो एस है ये अ है, वास्तव में ये अ का बदला हुआ रूप है, ये फिर अ के साथ ये अलग होकर के हो जाएगा अध्याय, जो कि ऊपर आपका बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्रथम अध्याय, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपको प्रथम अध्याय। नेक्स्ट देखिए अब चलिए ये आपको यहाँ यशः जोड़ गानम, यहाँ भी वही है, देखिए अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, कहता कि विसर्ग के पहले अ हो या विसर्ग के बाद अ हो
या फिर वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो, या फिर आपका य र ल व ह में से कोई वर्ण हो, तो उस स्थिति में जो है विसर्ग आपको ओ में बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ग आया है विसर्ग के बाद, इस विसर्ग के बाद ग आया है और विसर्ग के पहले यशः में लगा हुआ अ है, अ स्वर है, यशः का श का अ है। तो उस स्थिति में यहाँ पर विसर्ग जो है वो आपको बदल गया ओकार में, है ना, ये जो है ओ में बदल गया। और ये जो गानम, तो चूंकि यहाँ पर कोई स्वर वर्ण नहीं है इसलिए गानम का गा रह जाएगा, तो हो जाएगा यशो गानम। चूंकि यहाँ पर बाद में अगर कोई स्वर वर्ण होता और रहता तो अ जो है फिर अवग्रह के चिन्ह में इस तरह से बदल जाता, लेकिन यहाँ पर चूंकि व्यंजन वर्ण है, अ स्वर नहीं है, इसलिए एस की तरह नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए हो गया यहाँ पर यशो गानम। नेक्स्ट चलिए ये फिर अनिलो अयम, यहाँ भी वही है जो आप विसर्ग संधि का देखिए किस प्रकार से विसर्ग जो है वो ओ में बदल गया, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा अनिलः प्लस अयम अनिलो अयम। यहाँ देखिए अनिलः का ये फिर यहाँ वही चीज़ है, ये अनिला हो गया, अनिलः में विसर्ग है प्लस अयम है ना, प्लस अयम हो गया। अब ये जो विसर्ग जो आप देख रहे हैं अनिलः का विसर्ग, ये विसर्ग बदल गया आपको ओकार में, इस तरह से हम लोग मात्रा का जो दिखाते हैं ओ, ये जो अ है सो अवग्रह में बदल गया। जब सबको जोड़िएगा तो हो जाएगा अनिलोयम, अनिलोयम ऐसा रूप बनता है। ठीक है, इसलिए इसका सही विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद अनिलः जोड़ अयम अनिलहयम। नेक्स्ट है फिर 13, थोड़ा इसको हम लोग तेजी में देखेंगे, चिरेन जोड़ एव, चूँकि बहुत सारे उदाहरण हैं इसको हम लोग थोड़ा फास्ट निकले। चिरेन जोड़ एव चिरे नैव, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये स्वर संधि का यहाँ उदाहरण आपको दिया हुआ है। तो स्वर संधि में क्या है, कहता है अ के बाद यदि ए हो, ठीक है ना, स्वर संधि में कौन सा, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का नियम है कि अ या आ के बाद यदि ए रहता तो ए का आई हो जाता है, ओ रहता तो ओ को औ हो जाता है, यही यहाँ पर नियम है। वही कहते हैं चिरेन में यहाँ पर देखिए अ लगा हुआ है, अ लगा है, और अ के बाद यहाँ पर ए है, दोनों के बीच में प्लस है, तो स्थिति क्या हो जाएगी, ए हो जाती है। तो यही है, तो चिरेन जोड़ एव क्या हो जाएगा, चिरेनैव, ख आंसर होगा इसका, सही आंसर हो जाएगा ख। ठीक है ना, और या ये अ के बाद ए आया है तो हो गया ए, तो चिरेनैव, यहाँ पर नौ के ऊपर ऐ कर आ गया और वह हो गया तो चिरेनैव बन गया। नेक्स्ट 14 जलाभावात, ये तो बड़ा आसान है, जिससे विद्या जोड़ालय है विद्यालय है, अ और अ मिल के आ हो जाता है, या आ या अ मिल के आ हो जाता है, आकाश सवर्ण दीर्घ इस संधि के नियम के अनुसार। तो यहाँ जो हो जाएगा जल जोड़ अभावात, पहला ही इसका भी उदाहरण हो जाएगा, जो ऑप्शन इसका है जल जोड़ अभावात। इसमें ल में लगा हुआ जो अ है और अभावात का जो अ है, ये दोनों मिलकर हो जाएगा आ, है ना, दोनों मिलकर के हो जाएगा आ, तो हो जाएगा जला भावात। ठीक है, दीर्घ संधि है, जिससे पुस्तक जोड़ आलय पुस्तकालय। नेक्स्ट चले ये ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर से आच्छादित है यह सारा जगत, ये इसका वाक्य अर्थ है। संधि करना है, इसमें बोल्ड लेटर में जो दिया गया है, तो इसका जब हम देखेंगे तो ईशा जोड़ आवास्यम, यहाँ भी दीर्घ संधि है। ईशा मूल शब्द ईश है और तृतीया के एक वचन में रूप हो गया ईशा। ठीक है ना, ईश्वर से, ईश्वर के द्वारा, आवास्यम आच्छादित। तो यहाँ जो दिया गया रूप देखिए, यहाँ पर ईशा में आ आया है और आवास्यम का आ है, तो ये आ और ये आ मिल के हो गया आ, तो हो गया ईशावा, और वाह है तो वास्यम हो गया, तो ईशावास्यम हो गया। तो इसलिए इसका भी आंसर जो है वो क हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट 16 में जहाति जोड़ इह, यहाँ भी देखिए दीर्घ संधि है, अकः सवर्ण दीर्घ, यहाँ भी, यहाँ क्या है, इधर भी ई है ह्रस्व ई और इधर भी ह्रस्व ई है, तो दोनों ह्रस्व ई मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, है ना। ये ह्रस्व ई और ये ह्रस्व ई, ये प्लस करिए तो ई और ई मिलकर हो जाएगा दीर्घ ई, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा जहाती ह, यहाँ देखिए यहाँ ती में ह्रस्व स्वीकार है, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए जहाती में ह्रस्व ई लगा हुआ है, ये भी रूप नहीं होगा। इसका सही रूप हो गया जहाती। जहाती क्रिया है छोड़ना, जहाती मतलब छोड़ना, हा धातु का रूप है, जहाती छोड़ता है, यह मतलब यहाँ। तो ये आपके क्लास 12 से भी बहुत सारे उदाहरण इसमें दिए हुए हैं। तो कहते हैं जहाती जोड़ यह, तो जहातीह, यहाँ पर देखिए तीह हो जाएगा, ये ती जो है दीर्घ कारण बदल गया, ई और ई मिल के दीर्घ हो गया तो हो गया ती, तीह। 17 में है
कर्मणी जोड़ एव, यहाँ देखिए स्वर संधि का यन संधि है ना। इको यणची, जो आप मेरे यदि पिछले वीडियो को देखेंगे तो ये सभी संधियों को हमने पढ़ाया है, आप ज़रूर देखें, काफ़ी आपको उसमें ज्ञान होगा। हमें लगता है काफ़ी विस्तृत रूप से मैंने सूत्र के साथ उसमें बताया है। तो और यदि आपको क्लियर करना है तो वहाँ आप जा सकते हैं मेरे चैनल में जा कर के। तो यहाँ देखिए कर्मणी जोड़ एव में यहाँ पर ई लगा है, कर्मणी में ई है। स्थिति ये है, यदि यहाँ हम लोग देखें इस चीज़ों को, तो जैसे कि कर्मणी है यहाँ पर, ये हो गया कर्मणी जोड़ एव, कैसे कर्मण्येव हो गया। तो यहाँ पर देखिए कर्मणी हो गया, तो कर्मणी को यदि हम न हलंत करते हैं तो इससे स्वर निकलता है हरस ई, अब प्लस इधर एव है, एव का वह हो गया। तो ये जो ई है वो बदल गया आपको य हलंत में, ई को यणची, ई को य में बदल जाता है, यही सूत्र कहता है। तो इसलिए हो जाता है ई बदल गया य में, अब बाद में आपको एव का ए है ही, तो सबको जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा क कर्म आधा न हो जाएगा, क्योंकि नौ में लगा हुआ जो ई स्वर है इसको हमने बाहर कर दिया है, तो नौ आधा रह गया, तो आधा न हो गया, फिर य हो गया। और य होने के बाद य के आगे आया हुआ जो ए स्वर है ये लग जाएगा। अभी फ़िलहाल हमने इसको हम यहीं रखते हैं, कर्मण्य ये हुआ, सबको जब जोड़िएगा तो बन जाएगा कर्मण्येव, हो जाएगा कर्मण्येव। इस तरह से थोड़ा स्क्रीन पर पेन चलता नहीं है, ये दिक्कत आती है। तो कर्मण्येव मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ये क। अब चलिए नेक्स्ट 18 में चंद्र जोड़ उज्ज्वला, बहुत ही आसान है, कहता पुरुषम हाराणा चंद्रोज्वला। चंद्र जोड़ उज्ज्वला में अ के बाद उ आया है, यहाँ गुण संधि हो जाएगी आपको। अ के बाद यदि उ आता है तो अ के बाद उ को ओ हो जाता है, जैसे सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय, तो यहाँ भी हो जाएगा चंद्रोज्वला, ग इसका सही आंसर हो जाएगा ग। यहाँ पर देखिए चंद्र में अ लगा है और अ के बाद यहाँ पर उज्ज्वला का उ है, तो ये दोनों मिलकर हो जाता है ओ, तो हो जाता है चंद्रो, तो चंद्रोज्वला हो जाएगा, है ना। जब बनाइएगा तो हो जाएगा चंद्रो, हो गया। इधर ज्वाला है तो ज्वाला ना, चंद्रोज्वला हो गया। इस तरह से आपका रूप बन जाएगा। फिर 19 में चले आइए, कहता वनी जोड़ अवशत, वनी जोड़ अवशत, वन में रहता था, वह वन में रहता था सदा, वनी जोड़ अवशत। तो वनी यहाँ पर देखिएगा ए और ओ के बाद यदि अ आता है तो इसको हम लोग पूर्व रूप संधि कहते हैं। पूर्व रूप संधि का तात्पर्य ये हो गया कि यदि ए या ओ के बाद यदि ओ आता है, मतलब प्लस के इधर यदि ए हो या फिर ओ हो और इसके बाद यदि अ आया है तो यहाँ पर पूर्व वाला रूप ही रह जाता है, ठीक है ना, पूर्व वाला रूप ही रह जाता है, मतलब ए और ओ ही रह जाता है। यही कहा, यही कारण है कि देखिए वने में ए है तो यहाँ पर रूप जो बना आपका सही आंसर वो बना वने वशत, और बाद वाला जो अ है इस अ के लिए अवग्रह का प्रयोग हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं एस की तरह। तो जब रूप बना तो क्या होगा वने अवशत। ये देखिए वने में जो वने का जो यहाँ का जो वने में जो लगा हुआ जो ए था वो वने का वने रह गया, और अ का अवशत के लिए एस की तरह ये अवग्रह का चिन्ह आ गया, और वशत है तो वशत, तो वने वशत, ठीक है ना। ये पूर्व वाला रूप, इसीलिए कहा कि पूर्व रूप लग गया। एंग पदंता दति, कथा पद के अंत में यदि एंग होता है तो उस स्थिति में पूर्व वाला रूप रह जाता है, तो इसको पूर्व रूप संधि में हम लोग रखते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर वने अवशत ये ग आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट फिर चलिए ये अतः जोड़ एव, यहाँ भी देखिए विसर्ग का लोप हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है। जो विसर्ग का लोप हुआ है तो कैसे विसर्ग का लोप हुआ है, कहता अतः जोड़ एव में ये देखिए विसर्ग के पहले अ स्वर है ना, विसर्ग के पहले अ स्वर लगा है और इसके बाद अ से भिन्न स्वर बाद में ए आया है, तो इस स्थिति में जो है विसर्ग का यहाँ पर लोप होकर के अतएव, जो सही इसका आंसर बना वो अतएव बना। इसी प्रकार से विसर्ग के बाद यदि ग हो या घ हो या कोई भी तृतीय चतुर्थ वर्ण हो या य र ल व हो तो उस स्थिति में भी विसर्ग का लोप हो जाता है। मतलब ये विसर्ग है, यहाँ देखिए विसर्ग के पहले कहता है कि अ अथवा आ हो और ये बीच में विसर्ग आ गया, और इस विसर्ग के बाद अ या आ से भिन्न स्वर हो, है ना, अ या आ से कोई भी भिन्न स्वर हो, है ना, भिन्न स्वर हो, तो इस स्थिति में विसर्ग का क्या होगा लोप हो जाएगा,
इस स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाता है। तो ये विसर्ग का लोप हो गया। तो विसर्ग का लोप होने के कारण, ठीक है ना, यहाँ पर अत अलग होगा और एव अलग होगा। कई लोग इस तरह से लिखते हैं, अतएव यदि आप लिखने का प्रयास करते हैं तो कई लोगों जिन्हें इस चीज़ का पता नहीं है संधि का, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि अतएव को एक साथ लिखते हैं, जबकि ये गलत है। हमेशा अत अलग और एव अलग होता है, क्योंकि दोनों के बीच में संधि है, ठीक है। तो यहाँ पर विसर्ग का लोप होकर अतएव बनता है। नेक्स्ट चलिए 21 में कहता अधुना उच्चै मेघा गर्जन्ति। यहाँ भी देखिए विसर्ग का लोप हो गया। मैंने आपको जैसा बताया था कि यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद अ या आ से कोई भी भिन्न स्वर हो, या वर्गों का आपका तृतीय चतुर्थ पंचम या य र ल व वर्ण हो, तो उस स्थिति में भी क्या होता है, विसर्ग का लोप होता है। यहाँ भी वही बात आई है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर वास्तव में यहाँ पर विसर्ग था, है ना, लेकिन अब विसर्ग के बाद क्या आया है, ग आया है, इसीलिए इस विसर्ग का जो है वो क्या हो गया, लोप हो गया है ना। और विसर्ग का लोप हो गया तो बन गया मेघा गर्जन्ति। तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मेघा गर्जन्ति, क का। ये देखिए यहाँ पर विसर्ग आया है और इसी विसर्ग के बाद ग आया है जो कि तृतीय वर्ण है, और इस विसर्ग के पहले अ या आ स्वर है, मेघा में लगा हुआ आ स्वर है, तो विसर्ग के पहले अ या आ का होना जरूरी है, ये कंडीशन है। और उसके बाद फिर वर्गों का तृतीय वर्ण आया है, इसलिए मेघा गर्जन्ति रूप बन गया, ठीक है। इसे आप हटा सकते हैं, तो इसलिए आपका रूप ऐसे होगा। इस प्रकार से फिर चलिए ये 22 में, इसमें आपको बताना है कि वृद्धि संधि का इसमें से कौन सा उदाहरण है। अधोलिखितेषु उदाहरणेषु कस्मिन् पदे वृद्धि संधि है, किस पद में वृद्धि संधि है। तो यदि आप देवालय हम देखिए तो और मिल के ये आपका दीर्घ संधि है। वर्षर्तु, वर्षा जुड़ ऋतु, वर्षर्तु ये गुण संधि हो गया, मतलब एकैकम, एक जुड़ एकम, एकैकम होता है। एकैकम में आपको वृद्धि संधि, यहाँ ये जो उदाहरण है वो वृद्धि संधि का है, क्योंकि आपको पता है कि अ या आ के बाद, ठीक है ना, अ या आ के बाद यदि ए हो तो उस स्थिति में जो अ है, अ के बाद जो आया हुआ जो ए है, ये ए में बदल जाएगा, वृद्धि, ए की वृद्धि ए हो जाती है, ठीक है। यही कारण है कि यहाँ देखिए एक में क में अ लगा है ना, एक में क में अ लगा है और अ के बाद यहाँ पर देखिए अ स्वर छिपा हुआ है, यदि आप हलंत करेंगे तो अ निकलेगा। इसके बाद ए आया तो ए बदल गया आपको किस में, ए में, तो बन गया एकैक, एकैकम, सबको जोड़िएगा तो बन जाएगा एकैकम। 33 में देखिए कहता है कि कस्मिन् पदे विसर्ग संधि वर्तते, किस पद में विसर्ग संधि है, तो आपको बताना है किस पद में है। तो अब चलिए यहाँ पर देखिए कहता है विसर्ग संधि आपको बताना है। तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद, जगत जोड़ नाथ, तो जगत में तो में हलंत लगा है तो ये हलंत संधि हो गया या व्यंजन संधि। रामश्च, रामः जोड़ च, ये आपको विसर्ग संधि है। विद्यालय है तो स्वर संधि हो गया, विद्या जोड़ालय है दीर्घ संधि स्वर संधि का। तो यहाँ रामश्च में देखिए रामः जोड़ च, आप यदि इसको ध्यान से देखिएगा तो हो जाएगा रामः जोड़ च। बाद में चवर्ग है, जो कि यहाँ पर देखिएगा कि चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। यही कारण है कि विसर्ग जो है अपने तालु वाला श में बदल करके तालब श में बदल गया, इसलिए यहाँ पर रूप बना रामश्च। अब चलिए पर रूप संधि, जिसकी चर्चा हम लोग शुरू में किए थे। पर रूप संधि कस्मिन् पदे अस्ति, किस पद में पर रूप संधि है। तो यहाँ देखिए ये इसका सही आंसर होगा प्रेजते, क्योंकि किसी भी अकारांत उपसर्ग यदि हो, कोई भी अकारांत, यहाँ देखिए प्र जोड़ एजते है, यहाँ पर यदि आप ध्यान दीजिए तो प्र प्लस एजते, ये इसका संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्र, तो प्र में अकारांत उपसर्ग है, प्र क्या है, अकारांत उपसर्ग है, मतलब प्र में अ स्वर लगा हुआ है और इसके बाद ए आया है। तो बाद में जो ए आया है तो यही बाद वाला रूप, इसी को हम लोग पर रूप कहते हैं, जो बाद वाला रूप रह जाए। तो यहाँ पर देखिए प्रेजते जब संधि हमने किया तो क्या प्र में ए रह गया, एजते, प्र जोड़ एजते, यहाँ पर प्रेजते हो गया। यहाँ पर वास्तव में देखिए यहाँ पर भी अ के बाद ए को ए वृद्धि होनी चाहिए थी, ये भी वृद्धि संधि का अपवाद सूत्र है। पर रूप संधि जो होता है वो वृद्धि संधि का अपवाद सूत्र होता है। जैसे कि हमने ऊपर बनाया था एक जोड़ एकम, एकैकम हो गया था, तो यहाँ भी ए जो है वो अय में होना चाहिए था, अय में बदल कर प्रयजते होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्रयजते नहीं होकर के, कहने का मतलब कि यहाँ पर ऐसे होना चाहिए था प्रयजते, है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये पर रूप संधि है। एंगी पर रूपम, जिस सूत्र की चर्चा हमने पहले की थी, पूर्व रूप और पर रूप की, तो एंगी पर रूपम, तो इसलिए यहाँ पर रूप होकर के प्रेजते बना, बाद वाला ही रूप रह गया ए, तो इसलिए हो गया प्रे, है ना, और जते है तो प्रेजते, तो ये वाला रूप बन गया आपको, ठीक है।
अब इसको यहाँ से हटाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो लास्ट है, कहता नमस्कारः इत्यस्मिन् पदे, मतलब इस पद में का संधि अस्ति, कौन सी संधि है, मतलब आपको स्वर संधि है, व्यंजन है या विसर्ग है, आपको बताना है। तो यहाँ देखिए जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आएगा, नमः जोड़ कारः, नमः जोड़ कारः, ये इसका संधि विच्छेद होता है। तो नमः हम यहाँ भी देखिए विसर्ग है, ये जो विसर्ग है वो विसर्ग किस में बदल गया है, दंत स्व में बदल गया है, जिसकी चर्चा भी हमने ऊपर की थी। तो यहाँ भी देखिए प्लस के पहले ये विसर्ग इसमें लगा है, तो इसलिए इसका विसर्ग संधि इसमें है, तो सही आंसर हो जाएगा गौ विसर्ग संधि। चूँकि इसमें हलंत रहता तो हलंत संधि होती, या स्वर रहता तो स्वर संधि, तो ये दोनों नहीं है। नेक्स्ट सीरीज में आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी, फिर नए वीडियो के साथ इस व्याकरण के सीरीज़ को आगे की ओर बढ़ाते हुए। तब तक आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए और अपने ज्ञान का लाभ लेते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।